उन्हें ये बताने की जरूरत नहीं है, अंदर से वे खुद जानते हैं। असल में अगर आप उन्हें याद दिलाएं तो वे गुस्सा हो जाते हैं या चिढ़ जाते हैं। अगर वे जॉब में या बच्चों के साथ बिजी नहीं हैं तो वे टीवी देखने, मछली पकड़ने, गोल्फ खेलने या शॉपिंग करने में बिजी होते हैं। पर वे अंदर से जानते हैं कि वे किसी इंपॉर्टेंट चीज का सामना करने से कतरा रहे हैं। यह आलस का सबसे आम रूप है। यहाँ आलस का मतलब है बिजी बने रहना। तो आलस का इलाज क्या है? जवाब है थोड़ा सा लालच। हम में से ज्यादातर लोगों का पालन पोषण इस तरह से किया गया है कि हम लालच या इच्छा को बुरा समझते हैं। मेरी मां कहा करती थी, लालची लोग बुरे होते हैं। पर हम में से हर एक अच्छी चीजें, नई चीजें, एक्साइटिंग चीजें हासिल करना चाहता है। तो उस इच्छा की भावना को काबू में रखने के लिए अक्सर माँ बाप इच्छा को गिल्ट से जोड़ देते हैं। तुम हमेशा अपने बारे में ही सोचते हो, क्या तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे भाई बहन भी हैं? ये मेरी माँ की फेवरेट कहावत थी। या फिर तुम क्या खरीदना चाहते हो? मेरे डैडी की फेवरेट कहावत थी, तुम ऐसा सोचते हो कि जैसे हमारे पास बहुत सा पैसा है। क्या तुम ये सोचते हो कि पैसा पेड़ पर लगता है? हम अमीर नहीं हैं, तुम तो जानते ही हो। मुझ पर शब्दों का तो उतना असर नहीं पड़ा, पर उन शब्दों में जो गुस्सा और गिल्ट का मिक्सचर था, उसका मुझ पर बहुत ज्यादा असर हुआ। या इसके अपोजिट गिल्ट का जाल ये था, मैं तुम्हारे लिए ये खरीद कर अपने जीवन का बलिदान दे रहा हूं। मैं तुम्हारे लिए ये इसलिए खरीद रहा हूं क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरे माँ बाप मुझे खरीद कर नहीं दे पाए थे। मेरा एक पड़ोसी है जो पूरी तरह से दिवालिया है, पर वो अपनी कार को अपने गैरेज में पार्क नहीं कर सकता। गैरेज में उसके बच्चों के खिलौने भरे पड़े हैं। उन बिगड़े हुए बच्चों को मुंह मांगी चीज मिल जाती है। उस पड़ोसी के शब्द हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को किसी चीज की कमी हो। उसने उनके कॉलेज के लिए या अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ भी अलग से बचाकर नहीं रखा है, पर उसके बच्चों को हर खिलौना मिल जाता है। उसे पोस्ट में एक नया क्रेडिट कार्ड मिला है और वो अपने बच्चों को घुमाने के लिए लास वेगास ले गया। मैं ये अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं। ये उसके महान बलिदान के शब्द थे। अमीर डैडी इस लाइन से चिढ़ते थे, मैं इसे नहीं खरीद सकता। मेरे असली घर में मुझे यही लाइन अक्सर सुनने को मिल जाया करती थी। इसके बजाय अमीर डैडी चाहते थे कि उनके बच्चे ये कहें, मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूं। उनका तर्क था कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। इस लाइन से आप अपने दिमाग का दरवाजा बंद कर लेते हैं। इसे अब और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूं, इस लाइन से आपके दिमाग के दरवाजे खुल जाते हैं। इससे ये सोचने पर मजबूर होता है और जवाब ढूंढता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, ये लाइन झूठी होती है और इंसान की आत्मा ये बात जानती है। इंसान की आत्मा बहुत ताकतवर होती है। उनका कहना था कि ये जानती है और ये कुछ भी कर सकती है। जब एक आलसी दिमाग कहता है कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो आपके अंदर एक जंग छिड़ जाती है। आपकी आत्मा गुस्सा हो जाती है और आपके आलसी दिमाग को अपने झूठ पर अड़े रहना पड़ता है। आत्मा चीखती है, चलो भी हम जिम चलकर एक्सरसाइज करते हैं। और आलसी दिमाग कहता है, पर मैं अभी थका हुआ हूं, आज मैंने सचमुच बहुत काम किया है। या इंसान की आत्मा कहती है, मैं गरीबी से थक गई हूं, चलो इस दलदल से निकलते हैं और अमीर बनते हैं। इस पर आलसी दिमाग कहता है, अमीर लोग लालची होते हैं, इसके अलावा इसमें झंझट और तकलीफ बहुत है, ये सेफ नहीं है, मेरा पैसा डूब सकता है, वैसे भी मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मेरे पास पहले से ही बहुत काम है। देखो आज रात को ही मुझे कितना काम करना पड़ेगा। मेरा बॉस कह रहा था कि यह काम सुबह तक पूरा हो जाना चाहिए। मैं इसे नहीं खरीद सकता, यह लाइन दुख से भरी हुई है। इससे लाचारी की भावना आती है, जिससे निराशा और इसके बाद डिप्रेशन पैदा हो जाता है। मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूं, इस लाइन से संभावनाओं, एक्साइटमेंट और सपनों की दुनिया खुल जाती है। इसीलिए मेरे अमीर डैडी इस बात से ज्यादा चिंतित नहीं होते थे कि आप क्या खरीदना चाहते हैं, पर वे ये जानते थे कि मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूं। इस लाइन से एक ज्यादा मजबूत दिमाग और एक ज्यादा प्रोग्रेस करने वाली आत्मा का निर्माण होता है। इसलिए उन्होंने माइक या मुझे शायद ही कभी कुछ दिया हो,
इसके बजाय वे हमसे ये कहते थे कि तुम इसे कैसे खरीद सकते हो। और ये हमारे कॉलेज के बारे में भी सही था, जिसे हमने अपने खर्चे से पूरा किया है। वे हमें गोल को हासिल करना नहीं सिखा रहे थे, वे तो हमें गोल को हासिल करने के प्रोसेस की नॉलेज दे रहे थे। मेरी समझ से आज प्रॉब्लम यह है कि करोड़ों लोग अपने लालच को लेकर गिल्ट से जुड़ रहे हैं। ये उनके बचपन से लेकर बुढ़ापे तक चलता है। वे जिंदगी में मिलने वाली अच्छी अच्छी चीजें चाहते हैं। ज्यादातर लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में यही थॉट मौजूद रहता है कि आपको ये नहीं मिल सकती, या आप इसे नहीं खरीद पाएंगे, या आप इसे कभी नहीं खरीद पाएंगे। जब मैंने रैट रेस से बाहर निकलने का फैसला किया तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया, मैं किस तरह इस रेस से बाहर निकल सकता हूं ताकि मुझे दोबारा काम न करना पड़े। और मेरे दिमाग में जवाब और आइडिया अपने आप आ गए। सबसे मुश्किल चीज थी मेरे असली माता पिता की सीख, हम इसे नहीं खरीद सकते, या सिर्फ अपने बारे में ही मत सोचो, या फिर तुम दूसरों के बारे में क्यों नहीं सोचते। और इसी तरह के शब्द जो मेरे लालच को दबाने के लिए मुझ में गिल्ट भरते थे। तो आप किस तरह अपने आलस से जीत सकते हैं? इसका जवाब है थोड़े से लालच से। ये WII FM रेडियो स्टेशन है, जिसका पूरा मतलब है व्हाट्स इन इट फॉर मी। इसमें मेरे लिए क्या है? आदमी को बैठकर पूछना चाहिए कि अगर मैं हेल्दी, सेक्सी और अट्रैक्टिव हूं तो इसमें मेरे लिए क्या है, या मेरी जिंदगी कैसी होगी अगर मुझे फिर कभी काम न करना पड़े, या मैं क्या करूंगा अगर मुझे मनचाहा पैसा मिल जाए। इस थोड़े से लालच के बिना, कुछ बेहतर हासिल करने की इच्छा के बिना प्रोग्रेस नहीं हो सकती। हमारी दुनिया इसके लिए तरक्की करती जा रही है क्योंकि हम सभी एक बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं। इसलिए जब भी आप कभी किसी ऐसी चीज से कतरा रहे हो जो आपके हिसाब से आपको करनी चाहिए, तो आपको सिर्फ यही पूछना चाहिए, इसमें मेरे लिए क्या है। थोड़े लालची बने, यह आलस का सबसे बढ़िया इलाज है। पर बहुत ज्यादा लालच भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि हर चीज की अति बुरी होती है। पर वो याद रखो जो वॉल स्ट्रीट फिल्म में माइकल डगलस ने कहा था, लालच अच्छा होता है। अमीर डैडी इसे अलग तरह से कहते थे। गिल्ट लालच से बुरा होता है, क्योंकि गिल्ट के कारण शरीर में से आत्मा निकल जाती है। और मेरे लिए एलेनोर रूजवेल्ट की कहावत सबसे अच्छी है, वही करो जो तुम्हें दिल से अच्छा लगता है, क्योंकि तुम्हारी हर बात में बुराई होगी। अगर तुम कोई काम करोगे तो भी बुराई होगी, और अगर तुम कोई काम नहीं करोगे तो भी तुम्हारी बुराई होगी। कारण नंबर 4, आदतें। हमारी जिंदगी पर हमारे एजुकेशन से ज्यादा असर हमारी आदतों का पड़ता है। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की फिल्म कॉनन देखने के बाद मेरे एक दोस्त ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी बॉडी श्वार्ज़नेगर जैसी हो। ज्यादातर साथियों ने सहमति में सिर हिला दिया। मैंने तो यह सुना है कि एक समय में वो बहुत दुबला पतला और कमजोर सा था। दूसरे ने जोड़ा, हाँ मैंने भी ये सुना है। एक और दोस्त ने कहा, मैंने सुना है कि वो हर रोज जिम जाता है और वहां उसने एक्सरसाइज करने की आदत डाली है। हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, वो ऐसे ही करता होगा। ग्रुप के डाउट करने वाले आदमी ने कहा, मुझे तो लगता है कि वो इसी तरह पैदा हुआ होगा, और इसके अलावा हम अर्नोल्ड की बातें कर ही क्यों रहे हैं, चलो बियर पिएं। ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से आदतें व्यवहार को कंट्रोल करती हैं। मुझे याद है कि मैंने एक बार अपने अमीर डैडी से अमीर लोगों की आदतों के बारे में पूछा था। सीधे जवाब देने के बजाय वे चाहते थे कि मैं इसे एग्जाम्पल से सीखूं। अमीर डैडी ने मुझसे पूछा, तुम्हारे डैडी अपने बिल कब चुकाते हैं? मैंने कहा, हर महीने की पहली तारीख को। क्या उनके पास कुछ बाकी बचता है? उन्होंने पूछा। बहुत थोड़ा, मैंने कहा। यही वो खास कारण है जिसके कारण उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है, अमीर डैडी ने कहा। उनकी आदतें बुरी हैं। तुम्हारे डैडी सबको पहले पैसे देते हैं, वे खुद को सबसे आखिर में पैसे देते हैं, और ऐसा तब भी करते हैं जब उनके पास कुछ बचा होता है। आमतौर पर उनके पास कुछ नहीं बचता, मैंने कहा। पर उन्हें अपने बिल का पेमेंट तो करना ही होता है। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि उन्हें अपने बिल्स पे नहीं करने चाहिए? बिल्कुल नहीं, अमीर डैडी ने कहा।
मैं समय पर अपने बिल चुकाने में पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। मैं सिर्फ खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ, गवर्नमेंट को पैसे देने के पहले। पर तब क्या होगा जब आपके पास काफी पैसा नहीं हो? मैंने पूछा। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं? मैं वही करता हूं, अमीर डैडी ने कहा। मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूं, चाहे मेरे पास पैसा कम हो। मेरे लिए गवर्नमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा असेट वाला कॉलम। और क्या गवर्नमेंट के लोग आपके पीछे नहीं पड़ते? मैंने कहा। हाँ, अगर मैं उन्हें पैसे न दूं तो, अमीर डैडी ने कहा। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट को पैसा नहीं देना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि खुद को सबसे पहले पैसा दो, चाहे मेरे पास पैसा कम ही हो। पर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने जवाब दिया। सवाल कैसे का नहीं है, सवाल क्यों का है, अमीर डैडी ने कहा। अच्छा, तो आप ऐसा क्यों करते हैं? इंस्पिरेशन, अमीर डैडी ने कहा। अगर मैं उनके पैसे नहीं चुकाऊं तो कौन ज्यादा जोर से शिकायत करेगा, मैं या मेरे लेनदार यानी कि क्रेडिटर्स? आपकी बजाय आपके क्रेडिटर ज्यादा जोर से चिल्लाएंगे, मैंने क्लियर ऑप्शन चुनते हुए कहा। अगर आप खुद को पैसा नहीं देंगे तो आप कुछ भी नहीं कहेंगे। तो अब तुम देख सकते हो कि खुद को पैसा देने के बाद मेरे पास टैक्स चुकाने और दूसरे क्रेडिटर्स को पैसा देने का इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि मुझे इनकम के दूसरे रास्ते खोजने ही पड़ते हैं। पैसे चुकाने का दबाव मेरी इंस्पिरेशन बन जाता है। मैंने एक्स्ट्रा काम किया है, दूसरी कंपनियां शुरू की हैं, स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदे हैं और बेचे हैं। हर तरह के काम सिर्फ इसलिए किए हैं ताकि ये लोग मुझ पर न चिल्लाएं। इस दबाव के कारण ही मैंने ज्यादा कड़ी मेहनत की है और मैं सोचने पर मजबूर हुआ हूं। कुल मिलाकर इसने मुझे पैसे के मामले में ज्यादा स्मार्ट और फुर्तीला बना दिया है। अगर मैं खुद को सबसे आखिर में पैसे देता तो मुझ पर कोई दबाव नहीं पड़ता, मेरे पास कभी भी पैसा नहीं होता। तो गवर्नमेंट या दूसरे लोगों को पैसे चुकाने का दबाव आपकी इंस्पिरेशन बन जाता है? बिल्कुल ठीक, अमीर डैडी ने कहा। देखो, गवर्नमेंट का पैसा वसूलने वाले लोग बहुत डरावने लोग होते हैं। वैसे आमतौर पर पैसा वसूलने वाले सभी लोग डरावने होते हैं। ज्यादातर लोग इनसे डर जाते हैं और वे उन लोगों को पैसा दे देते हैं और खुद को कभी पैसा नहीं देते। तुमने उस 96 पाउंड के कमजोर आदमी की कहानी तो सुनी होगी, जिसके चेहरे पर लोग बालू उछालते हैं। मैंने सिर हिलाया। मैंने कॉमिक्स में वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग के बारे में दिया गया ये ऐड देखा है। तो ज्यादातर लोग इन डरावने पैसे वसूलने वालों को अपने चेहरे पर बालू उछालने देते हैं। मैंने डरावने क्रेडिटर्स के डर का इस्तेमाल खुद को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए किया है। बाकी लोग ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। खुद को यह सोचने के लिए मजबूर करना कि एक्स्ट्रा पैसा कहां से आएगा, जिम जाने की तरह है, वहां वेट उठाने की तरह है। मैं अपने दिमाग के मसल्स से जितना काम करता हूं, मैं उतना ही ज्यादा मजबूत होता जाता हूं। अब मैं इन डरावने क्रेडिटर्स से जरा भी नहीं डरता। मुझे मेरे अमीर डैडी की बातें पसंद आ रही थी। तो अगर मैं पहले खुद को पैसे देता हूं तो मैं फाइनेंशियली और मेंटली ज्यादा स्ट्रांग हो सकता हूं। अमीर डैडी ने सहमति में सिर हिलाया। और अगर मैं खुद को सबसे लास्ट में पैसे देता हूं या बिल्कुल भी पैसे नहीं देता हूं तो मैं कमजोर हो जाता हूं। इसीलिए बॉस, मैनेजर, टैक्स वसूलने वाले, बिल वसूलने वाले और मकान मालिक जैसे लोग मुझे जिंदगी भर इधर उधर ठोकरे मारते रहेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे के मारे में मेरी आदतें अच्छी नहीं है। अमीर डैडी ने सिर हिलाया, 45 किलोग्राम के कमजोर आदमी की तरह। कारण नंबर 5, जिद। जिद अहंकार और अज्ञान का मिला जुला रूप है। जो मैं जानता हूं उससे पैसा आता है और जो मैं नहीं जानता उसके कारण मैं पैसा खोता हूं। हर बार जब मैंने जिद की है मैंने पैसा गंवाया है। वो इसलिए क्योंकि जब मैं जिद करता हूं तो मैं दरअसल ये भरोसा करता हूं कि जो मैं नहीं जानता वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अमीर डैडी मुझे अक्सर बताया करते थे। मैंने पाया है कि कई लोग जिद का इस्तेमाल अपना अज्ञान छुपाने के लिए भी करते हैं।
जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर अकाउंटेंट्स या इन्वेस्टर्स से चर्चा करता हूं, तो ऐसा अक्सर होता है। वे चर्चा में अपनी जिद के बेसिस पर जीतना चाहते हैं। मैं समझ जाता हूं कि जिस मुद्दे पर बात हो रही है उसके बारे में उन्हें पूरी नॉलेज नहीं है। वे झूठ नहीं बोल रहे होते हैं, पर वे सच भी नहीं बोल रहे होते हैं। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। मनी इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग सेकेंड हैंड कार के सेल्समैन की तरह बर्ताव करते हैं। जब आप जानते हो कि आप किसी सब्जेक्ट में अज्ञानी हैं, तो उस फील्ड में किसी एक्सपर्ट को ढूंढकर या उस सब्जेक्ट पर कोई अच्छी बुक पढ़कर अपनी नॉलेज को बढ़ाना शुरू कर दें।